क्या दोस्तों आपको पता है केरल विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने? प्रतिवर्ष वर्ल्ड थायराइड डे कब मनाया जाता है? 2021 के पहले अटलांटिक तूफान का नाम क्या है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 26 मई 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में केरल विधानसभा का नया अध्यक्ष किसको चुना गया? केरल विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया है MB राजेश को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, MB राजेश केरल विधानसभा के नए अध्यक्ष बन गए हैं। इमेज में आप देख सकते हैं सत्तारूढ़ माकपा के विधायक MB राजेश को केरल विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया। MB राजेश 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष होंगे और श्री रामकृष्णन की जगह लेंगे। तो यह बात भी याद रख लीजिए, 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष होंगे MB राजेश और किसकी जगह लेंगे? श्री रामकृष्णन के। और राज्य विधानसभा में राजेश का यह पहला कार्यकाल है, लेकिन इससे पहले वह 10 साल तक संसद के सदस्य रह चुके हैं, यानी कि राजनीति में एक बड़ा एक्सपीरियंस है MB राजेश के पास। नए अध्यक्ष के चयन के लिए हुए मतदान के दौरान 140 सदस्यीय विधानसभा में 96 के मुकाबले 136 वोट हासिल कर MB राजेश ने जीत दर्ज की और विधायक PTA रहीम ने प्रोटेम स्पीकर होने की वजह से मत नहीं दिया। तो यह बात भी याद रख लीजिए कि केरल विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? PTA रहीम, जो इमेज में आप देख सकते हैं। और यहां बात आती है दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष की, तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से विधानसभा अध्यक्ष से जुड़े हुए बहुत से क्वेश्चन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें याद रख लेने चाहिए। तो देखो, विधानसभा की बैठकों का संचालन कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। जब कभी सदन में मत बराबरी में बंट जाए तो विधानसभा अध्यक्ष की क्या भूमिका होती है? निर्णायक मत देने का अधिकार होता है विधानसभा के अध्यक्ष को। और भी 2 क्वेश्चन याद रख लीजिए, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के सदस्य। विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने दिन पूर्व इसकी सूचना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देना चाहिए? 14 दिन पूर्व दोस्तों उपाध्यक्ष या अध्यक्ष को पद से हटाने से पूर्व सूचना देनी चाहिए। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखूंगा। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 2021 के पहले अटलांटिक तूफान का नाम क्या है? 2021 के पहले अटलांटिक तूफान का नाम है एन्ना, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, एन्ना पहले अटलांटिक तूफान का नाम। और एन्ना तूफान बरमूडा से करीब 435 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित था। इसमें 75 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम निरंतर हवा थी। एन्ना 2021 में अटलांटिक में पहला नामित तूफान था। भले ही तूफान का मौसम अभी शुरू नहीं हुआ है, तूफान का मौसम आमतौर पर 1 जून से शुरू होता है, लेकिन फिर भी अटलांटिक महासागर में दोस्तों यह तूफान आया है और इस साल का पहला तूफान है। नाम मत भूलिएगा, क्या नाम है? एन्ना। और हाल ही में 2021 में हमारे अरब सागर में उठे पहले तूफान का नाम क्या था? तौकते। और दूसरा तूफान जो हाल ही में बंगाल की खाड़ी में है, तो इसका नाम क्या है? आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हम बात करते हैं अटलांटिक तूफान की। तो अटलांटिक तूफान, जिसे उष्णकटिबंधीय तूफान भी कहा जाता है, अटलांटिक महासागर में बनने वाला एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। यह आमतौर पर जून और नवंबर के महीनों में बनता है, लेकिन इस साल यह जून के पहले ही बना है। नाम क्या है? एन्ना। और यहाँ जब हम चक्रवात, साइक्लोन या तो टाइफून की बात करते हैं तो ऐसे बहुत से शब्द है जो हमें कंफ्यूजन में डाल सकते हैं। तो चलिए क्लियर कर ले। अटलांटिक महासागर और उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में उठने वाले तूफान को क्या कहते हैं? हरिकेन। उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में उठने वाले तूफान को क्या कहते हैं? टाइफून।
दक्षिण प्रशांत महासागर या हिंद महासागर में उठने वाले तूफान को क्या कहते हैं? साइक्लोन। तो यह तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? चंद्र ग्रहण दोस्तों आज 26 मई को शाम होने वाला है और हमारे पूर्वोत्तर राज्य में यह खगोलीय घटना देखने को मिलेगी। तो चंद्र ग्रहण के संदर्भ में यहाँ दो सेंटेंस है, दोनों को ध्यान से पढ़ते हैं। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन मीन्स रात को होता है, बिल्कुल सही। चंद्र ग्रहण के समय धरती सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, यह भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर बन जाता है 1 और 2, दोनों कथन सही है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। और यहाँ चंद्र ग्रहण से जुड़े हुए बहुत से क्वेश्चन आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, इजाजत है? ओके। चंद्र ग्रहण क्यों होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है। यहाँ इमेज में देखिए, जब हमारी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तब लनर इक्लिप्स होता है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं, लनर इक्लिप्स में सूर्य और चंद्र के बीच हमारी पृथ्वी आती है तब यह लनर इक्लिप्स होता है। किस चंद्रमा की स्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? फुल मून, यानी कि पूर्णिमा की रात को ही चंद्र ग्रहण होता है। और सोलर इक्लिप्स के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो देखो, सूर्य ग्रहण क्यों होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है। क्या? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है तब यह सोलर इक्लिप्स होता है। और सोलर इक्लिप्स के प्रकार कितने हैं आपको याद है? तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ब्लड मून किसे कहते हैं? यह गहरी लाल चमक के साथ पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। क्या? गहरी लाल चमक के साथ पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है, इसे हम कहते हैं ब्लड मून की घटना। और चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा का लाल रंग क्यों होता है? पृथ्वी के वायुमंडल में धूल होने के कारण चंद्रमा का लाल रंग होता है। क्यों? पृथ्वी के वायुमंडल में धूल होने के कारण। और एक कैलेंडर वर्ष के दौरान चंद्र ग्रहण की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? एक कैलेंडर वर्ष में चंद्र ग्रहण की अधिकतम संख्या हो सकती है 3। कितनी? 3, याद रख लीजिए दोस्तों। और इस साल पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण आज यानी कि 26 मई को होगा। भारत सिर्फ आंशिक चंद्र ग्रहण चंद्रोदय के ठीक बाद दिखाई देगा। भारत में कब दिखाई देगा? यह चंद्रोदय के ठीक बाद दिखाई देगा और यह आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। और यह चंद्र ग्रहण का अंतिम चरण होगा। लेकिन भारत के किन किन राज्यों में यह नजारा देखने को मिलेगा? तो देखो, चंद्र ग्रहण को सिक्किम, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों, ओडिशा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर पूर्वोत्तर भारत में कुछ देर के लिए देखा जा सकेगा यह लनर इक्लिप्स। और अगला चंद्र ग्रहण कब होगा जो भारत में दिखाई देगा? 19 नवंबर 2021 को लनर इक्लिप्स होगा जो हमारे भारत देश में दिखाई देगा। आगे बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी प्रतियोगिता कहां शुरू हुई? पहले एशियाई मुक्केबाजी प्रतियोगिता भारत देश में आयोजित होने वाली थी, लेकिन कोविड महामारी के चलते इसे शिफ्ट किया गया है दुबई में। यानी कि हाल ही में दुबई में एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता शुरू हुई है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है दुबई। एशियाई मुक्केबाजी टूर्नामेंट इससे पहले नई दिल्ली में होना था, लेकिन यात्रा प्रतिबंधों के कारण इसे दुबई में स्थानांतरित किया गया। यह प्रतियोगिता कौन आयोजित कर रहा है? तो याद रखो, भारतीय मुक्केबाजी संघ और दुबई मुक्केबाजी संघ संयुक्त रूप से इस प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं। और कहां शुरू हुई? दुबई में। और अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने इस प्रतियोगिता के लिए 4 लाख अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार निधि की भी घोषणा की है। और एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कितने भारतीय मुक्केबाज ने भाग लिया है? तो याद रखो, 9 पुरुष और 10 महिलाओं दोनों को मिला दिया जाए तो 19 भारतीय मुक्केबाजों की टीम ने यह एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भाग लिया है। ड्रॉ निकलने के बाद भारत की 7 महिला मुक्केबाज पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच गई, जिसकी वजह से भारत के 7 पदक पक्के हो गए। प्रतियोगिता में 27 देशों की भाग लेने की संभावना थी, लेकिन कोविड महामारी के चलते यात्रा प्रतिबंधों के कारण यह संख्या घटकर 17 रह गई है। यानी कि हमारे भारत देश के लिए पदक जीतना आसान हो गया है। 5वां क्वेश्चन, भारत और किस देश ने कृषि में सहयोग के लिए 3 वर्ष के कार्यक्रम संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए? हाल ही में भारत ने
इजराइल देश के साथ कृषि में सहयोग के लिए 3 वर्ष के कार्यक्रम संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए? यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, इस्राएल देश। भारत और इस्राएल की सरकारों ने मिलकर भारतीय कृषि को एक नई पहचान दिलाने के लिए कुल 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें भारत इजरायल कृषि परियोजना उत्कृष्टता केंद्र, भारत इजरायल कृषि परियोजना उत्कृष्टता गांव और एकीकृत बागवानी विकास मिशन की दिशा में कार्य करने जा रहा है। यानी कि यह 3 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर भारत ने इजराइल देश के साथ किए हैं और इजराइल की कृषि तकनीक का डंडा पूरे विश्व में बजता है। इमेज में आप देख सकते हैं। तो इजराइल की जो कृषि है, इसकी जो नई तकनीकें हैं, इसका अनुसरण पूरे विश्व के समूचे राष्ट्र करते हैं और भारत और इजराइल का कृषि क्षेत्र में सहभागिता 1993 से है। यानी कि हमारा इजराइल के साथ नाता बहुत पुराना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगामी 2022 तक किसानों की आय को 2 गुना करने का लक्ष्य निर्धारित कर चुके हैं। तो यह इजराइल के साथ हुए समझौते हमारे देश के किसानों के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। छठा क्वेश्चन, हाल ही में टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जिसे शॉर्ट में कहते हैं टॉप्स में कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? हाल ही में टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी कि टॉप्स में 5 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 5 खिलाड़ी। टॉप स्कोर ग्रुप में टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना, नौकायान खिलाड़ी अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह और पहलवान सीमा बिस्ला और सुमित मल्लिक को शामिल किया गया है। इसके अलावा मिशन ओलंपिक प्रकोष्ठ की बैठक में करीब 1 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी भी दी गई है। यानी कि हमारा एक मकसद है कि टॉप्स योजना के तहत ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिला सके ऐसे खिलाड़ियों को तैयार करना। टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना की शुरुआत वर्ष 2014 में राष्ट्रीय खेल विकास कोष यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड के तहत हुई थी और यह टॉप्स योजना का लक्ष्य क्या है? ओलंपिक खेलों में पदक जीतने की संभावना रखने वाले एथलीटों की पहचान कर उन्हें ओलंपिक की तैयारी के लिए समर्थन तथा सहायता देने हेतु यह टॉप स्कीम को लॉन्च किया गया है। कब? 2014 में। 7वां क्वेश्चन, 2021 की सबसे अमीर एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? वर्ष 2021 की सबसे अमीर एथलीटों की सूची में टॉप पर रहा है कॉनर मैकग्रेगर। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, कॉनर मैकग्रेगर। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, नाम मत भूलिएगा। और इस सूची को डिक्लेयर किसने किया है? फोर्ब्स ने वर्ष के 10 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों की अपनी वार्षिक सूची जारी की है। फोर्ब्स द्वारा गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले कारकों में 1 मई 2020 और 1 मई 2021 के बीच अर्जित पुरस्कार राशि, वेतन और बोनस शामिल है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह सूची जारी की गई है। UFC स्टार कॉनर मैकग्रेगर ने पिछले 1 साल में 180 मिलियन US$ की कमाई करके फुटबॉल सुपरस्टार लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पछाड़कर दुनिया में सबसे अधिक भुगतान पाने वाला एथलीट बनकर फोर्ब्स की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो पहले स्थान पर है कॉनर मैकग्रेगर, दूसरे स्थान पर है लियोनेल मेसी, तीसरे स्थान पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ओके, याद रख लिया, वेरी नाइस। 8वां क्वेश्चन, ट्राइफेड वन धन योजना लागू करने के लिए किसके साथ साझेदारी करेगा? पहले तो ट्राइफेड का पूर्ण स्वरूप क्या होता है ये पढ़ लीजिए। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ट्राइफेड का पूरा नाम। और ट्राइफेड वन धन योजना को लागू करने के लिए नीति आयोग के साथ साझेदारी करेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, नीति आयोग। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ, शॉर्ट में कहे तो ट्राइफेड, नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों के रूप में चिन्हित जिलों में वन धन योजना लागू करने के लिए नीति आयोग के साथ साझेदारी करेगा। और इसके बारे में आगे बताऊं तो ट्राइफेड की एक टीम नीति आयोग के साथ मिलकर 39 जनजातीय आकांक्षी जिलों में वन धन योजना के कार्यान्वयन के लिए अनुवर्ती योजना तैयार करेगी। तो नीति आयोग के बारे में मैंने आपको कई बार बताया, आज हम ट्राइफेड के बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ यानी कि ट्राइफेड, एक बार फिर से पढ़ लीजिए पूर्ण स्वरूप, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और ट्राइफेड की स्थापना कब हुई? 1987 में। ट्राइफेड का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? दिल्ली में।
और ट्राइफेड के क्षेत्रीय कार्यालय हमारे भारत देश में कितने हैं? 13 क्षेत्रीय कार्यालय है। और यह राष्ट्रीय स्तर का एक शीर्ष संगठन है जो जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। 9वां क्वेश्चन, सुर्खियों में रही आरोग्यश्री किस राज्य की स्वास्थ्य योजना है? आरोग्यश्री तेलंगाना राज्य की एक स्वास्थ्य योजना है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, तेलंगाना राज्य। यहां पर पढ़ सकते हैं, आरोग्यश्री स्कीम इन तेलंगाना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए तेलंगाना सरकार के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और इसीलिए यह आरोग्यश्री स्कीम सुर्खियों में आई है। आगे बताओ तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को मौजूदा राज्य योजना आरोग्यश्री के साथ एकीकरण किया जाएगा और इस एकीकृत योजना को आयुष्मान भारत पीएमजे आरोग्यश्री कहा जाएगा। यानी कि यह तेलंगाना राज्य की जो हेल्थ स्कीम है आरोग्यश्री, इसका नाम चेंज हो जाएगा, नाम हो जाएगा आयुष्मान भारत पीएमजे आरोग्यश्री योजना। और इस योजना के तहत क्या फायदा होगा? तो देखो, इस योजना से प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक की मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने का अधिकार मिलेगा तेलंगाना राज्य को। और तेलंगाना में इस योजना से कितने परिवारों को लाभ मिलेगा? 26 लाख परिवार को, लगभग 1.3 करोड़ व्यक्तियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। और तेलंगाना की बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको कई बार बताई, आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम बात कर रहे हैं नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी क्या है? यह भारत सरकार की सर्वोच्च एजेंसी है जो देश भर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के प्रारूप, क्रियान्वयन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। कौन? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। और इसके 11 सदस्य होते हैं। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के 11 सदस्य होते हैं। 10वां क्वेश्चन, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया गया? प्रति वर्ष वर्ल्ड थायराइड डे मनाया जाता है 25 मई को, यानी कि कल ही 25 मई को वर्ल्ड थायराइड डे मनाया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 25 मई बोले तो वर्ल्ड थायराइड डे। तो यह दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? थायराइड स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाना और थायराइड रोगों के उपचार के बारे में शिक्षित करना। यह दिवस पहली बार कब मनाया गया था? वर्ष 2008 में पहली बार वर्ल्ड थायराइड डे मनाया गया। और किसके द्वारा मनाया गया था? अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन और यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन दोनों ने संयुक्त रूप से मिलकर यह दिवस मनाया था पहली बार वर्ष 2008 में। और थायराइड ग्रंथि, जिसे अक्सर थायराइड के रूप में जाना जाता है, सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथियों में से एक है यह थायराइड। यह गर्दन में स्थित तितली के आकार का ग्रंथि है। क्या? गर्दन में स्थित यह तितली के आकार का ग्रंथि है। और थायराइड स्वास्थ्य बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा उत्पादित हार्मोन महत्वपूर्ण शरीर के कार्यों को प्रभावित करते हैं। तो यह बात भी आप याद रख लीजिए। 11वां क्वेश्चन, युआन लोंगपिंग के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? हाल ही में युआन लोंगपिंग का निधन हो गया। वो कौन थे? हाइब्रिड चावल के जनक कहा जाता है युआन लोंगपिंग को, जो एक चीनी व्यक्ति थे जिसका हाल ही में निधन हो गया है। यानी कि युआन लोंगपिंग बोले तो हाइब्रिड चावल के जनक। इमेज में आप देख सकते हैं युआन लोंगपिंग को। और उनके बारे में आगे बताऊं तो देश में अनाज उत्पादन में काफी सुधार करने के लिए हाइब्रिड चावल की नस्ल विकसित करने के लिए प्रसिद्ध चीनी वैज्ञानिक युआन लोंगपिंग का 91 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया है। और युआन लोंगपिंग 1973 में एक उच्च उपज वाले हाइब्रिड चावल की खेती करने में सफल रहा, जिसे बाद में चीन और अन्य देशों में बड़े पैमाने पर उत्पादन बढ़ाने के लिए उगाया गया। यानी कि हाइब्रिड चावल के जनक कहा जाता है युआन लोंगपिंग को। चावल की पोक्कली किस्म को लेकर भी एक करंट अफेयर में न्यूज था। तो यह पोक्कली किस्म क्या है? चावल की पोक्कली किस्म खारे जल के प्रतिरोध के लिए जानी जाती है और इसकी पैदावार केरल के तटीय जिलों अलापुझा, एर्नाकुलम एवं त्रिशूर में की जाती है। और यह बात भी मैंने आपको करंट अफेयर में बताई थी। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि चावल का सबसे अधिक उत्पादक देश कौन सा है? आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 12वां क्वेश्चन,
रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, क्या रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ किसको नियुक्त किया गया है? रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है राजेश बंसल को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी राजेश बंसल। इमेज में आप देख सकते हैं रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के बोर्ड ने राजेश बंसल को रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त किया है। और राजेश बंसल ने पहले आरबीआई में प्रौद्योगिकी, वित्तीय समावेशन और भुगतान प्रणाली के क्षेत्र में विभिन्न क्षमताओं में कार्य किया है। और राजेश बंसल के बारे में मैं आपको आगे बताऊं तो राजेश बंसल के पास भारत और कई एशियाई और अफ्रीकी बाजारों में समावेशी विकास को सक्षम करने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित जनसंख्या पैमाने पर भुगतान उत्पादों, इलेक्ट्रॉनिक नकद हस्तांतरण, डिजिटल वित्तीय सेवाओं और डिजिटल आईडी को डिजाइन करने का 25 वर्षों का अनुभव है। और यहां पर पढ़िए आरबीआई इनोवेशन हब अपॉइंट्स राजेश बंसल एज सीईओ। तो आपको नाम याद रख लेना है, राजेश बंसल आरबीआई के इनोवेशन हब के सीईओ बन गए हैं। 13वां क्वेश्चन, नेहरू, तिब्बत और चीन पुस्तक किसने लिखी है? इमेज में इस पुस्तक की फ्रंट पेज को देख सकते हैं। नेहरू, तिब्बत और चीन, इस पुस्तक को लिखा है अवतार सिंह भसीन ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी अवतार सिंह भसीन। इमेज में आप देख सकते हैं अवतार सिंह भसीन द्वारा लिखित एक पुस्तक का शीर्षक नेहरू, तिब्बत और चीन है। यह पुस्तक 1949 से लेकर 1962 में भारत चीन युद्ध और उसके बाद की घटनाओं का विश्लेषण करती है ताकि इन ज्वलंत सवालों के जवाब तलाशे जा सके। और ऑप्शन में जीत थाइल और अदिशा दास का जिक्र किया तो इन दोनों को लेकर भी करंट अफेयर में क्वेश्चन था। जीत थाइल ने नेम्स ऑफ द वुमेन नामक एक पुस्तक लिखी है। इमेज में आप इस किताब की फ्रंट पेज को देख सकते हैं। जीत थाइल ने नेम्स ऑफ द वुमेन किताब लिखी है। तो द योगिनी पोइम्स लव एंड लाइफ नामक पुस्तक को रिलीज किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर अदिशा दास। इमेज में आप देख सकते हैं द योगिनी पोइम्स लव एंड लाइफ, इस पुस्तक को लिखा है डॉक्टर अदिशा दास ने। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था E = mc² थ्योरी का आविष्कार किसने किया था? E = mc² थ्योरी का आविष्कार अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन बी। और यह क्वेश्चन करंट अफेयर में क्यों आया था? क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ 4 बार यह E = mc² लिखा था। ऐसी 4 चिट्ठी है जिनमें से एक चिट्ठी की हाल ही में नीलामी हुई। तकरीबन 9 करोड़ रुपयों में यह चिट्ठी की नीलामी हुई और इसीलिए यह क्वेश्चन करंट अफेयर में आया था। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा तो वो है आकाश अनुपम। आकाश अनुपम ने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया है, थैंक यू सो मच। और पिनल प्रजापति, म्यू जोशी, मधु राठौड़, इन सभी दोस्तों का आंसर भी बिल्कुल सही है। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है वो है गोपाल मकवाना, नीलेश पाटनवाड़िया, केतन ठाकुर, फ्रांसिस राठौड़, पटेल उर्वशी, सिसोदिया प्रदीप सिंह, मीरा रावलिया, इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है अल्बर्ट आइंस्टीन। और कमलेश डोडिया, नरेश पी जादव, शीतर लिंबाचिया, सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। लद्दाख के किस गांव में एक ऐतिहासिक अशोक स्तूप संरक्षित किया गया है? इमेज आपके सामने रखी है। लद्दाख के किस गांव में एक ऐतिहासिक अशोक स्तूप संरक्षित किया गया है? सही ऑप्शन आपने चुन लिया है तो आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।